नमस्कार, मैं जन्मता श्रीम बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में संभल में जो कुछ हुआ था और जो कुछ भी जिन भी लोगों ने कराया था, अब वो लोग अपने उस षड्यंत्र को याद करके ही बार बार घबरा रहे हैं। उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं क्योंकि उनके जो षड्यंत्र में शामिल लोग थे, उनके खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाइयां अब तक हो चुकी हैं और हो रही हैं और होने वाली हैं, वो उन सब लोगों के लिए किसी बुरे सपने से बहुत ज्यादा भयंकर है। अब नई खबर यह है कि संभल में जो 1976 और 1978 में दंगे हुए थे, यानी कि आज से 48 और 50 साल पहले जो दंगे हुए थे, उन दंगों के जो जांच हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे वो सारे मामले दबाए गए थे और कैसे 184 लोगों की मौत हो जाने के बावजूद किसी को भी सजा नहीं दी गई थी या दिलवाई गई थी, तो इसकी फाइलें अब दोबारा खुलना शुरू हो गई हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि योगी सरकार ने इसका आदेश दिया है। और ये आदेश दिया गया है इसलिए कि एक जो विधान परिषद सदस्य है श्रीश चंद्र शर्मा, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि जो भी दंगे हुए थे जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी किया था, और ये पूछा था कि 2 बार दंगे हुए, पहली बार 8 लोग मारे गए और दूसरी बार 184 लोग मारे गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि स्टेट की जो पुलिस थी या स्टेट का जो प्रशासन था, उसने उन लोगों को सजा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया जो उस दंगे के दोषी थे। जो 78 का दंगा है उसमें तो एक घटना ऐसी भी हुई थी कि एक ही घर में 22 लोगों को जलाकर मार दिया गया था। अभी जो तमाम मंदिर और तमाम घर जो मिल रहे हैं, बरामद हो रहे हैं, जिन पर कब्जे कर लिए गए, ये उसी दंगे के समय पर हुआ या फिर उसके कुछ दिनों बाद उन पर कब्जे किए गए। लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई न होना इस बात का सबूत है कि तब की राज्य सरकार या तो उन दंगाइयों से डरी हुई थी या फिर वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी कि उसने 184 और उससे पहले 8 लोगों की मौत को भी नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन इस समय जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो किसी भी अपराधी को, किसी भी माफिया को, किसी भी हत्यारे को बख्शने के मूड में नहीं है। और ये सब संभल की हिंसा के बाद अब देखने को जिस तरीके से मिल रहा है, उससे तो वो समाजवादी पार्टी के असमाजवादी गुंडे बुरी तरह से कांप रहे हैं, जो कभी मुलायम सिंह के जमाने में हल्ला बोल करके किसी को भी पीट दिया करते थे, कुछ भी उपद्रव करते थे, किसी के भी खिलाफ किसी की भी जमीनें हड़पने से लेकर जो भी अपराध थे वो सब आसानी से करते थे। और बाद में जब मुलायम का लड़का अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, तब भी वही सब उन्होंने जारी रखा था। इसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 नेताओं के नाम बहुत ज्यादा आते थे। एक तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो खाक नसी हो गए हैं, शफीकुर रहमान बर्क, जिनका के पोता है जियाउर रहमान बर्क, जिसकी पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है इस संभल वाली हिंसा में। और दूसरा जो नेता था आजम खान नाम का, जिसको कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कहा जाता था अनऑफिशियली, और अखिलेश यादव का वो उस्ताद भी रहा है। आप अगर गौर से देखें, और बहुत से लोगों ने इस बात पर गौर भी किया होगा कि अखिलेश यादव का जो बात करने का, जो भाषण देने का अंदाज है, वो पूरी तरीके से कॉपी लगता है आजम खान की। हालांकि भाषा में अंतर है, क्योंकि आजम खान की भाषा में उर्दू ज्यादा है, अखिलेश की भाषा ब्रज भाषा से प्रेरित है। लेकिन अगर अंदाज को देखेंगे तो आजम खान की कॉपी ही करते हुए दिखाई देते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि वो उसके शागिर्द रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों ही नेता अपनी अपनी सही जगह पहुंच चुके हैं। शफीकुर रहमान बर्क तो जमींदोज हो गए हैं, खाक नसी हो गए हैं, और आजम खान इस समय जेल में है। लेकिन उस दंगे में और भी जिन लोगों की भूमिका थी, अब उनकी भूमिका भी सामने आएगी, क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और ये इंदिरा गांधी के काल की बात है। तो निश्चित मानिए कि इंदिरा गांधी
का भी उसमें कहीं ना कहीं नाम आएगा, और नहीं भी आता है तो लोग उसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए कुख्यात रही हैं। यानी कि जो कुछ भी खुलेगा वो अखिलेश यादव के लिए तो भारी पड़ेगा ही, साथ ही साथ राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर भी भारी पड़ना है, जो उत्तर प्रदेश में दोबारा से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार भ्रम फैलाकर संविधान को बदले जाने का डर दिखाकर उन्होंने जिस तरीके से वोट हत्याए और कुछ सीटें उनकी आ गई, लेकिन आने वाले 27 के चुनाव में उन्हें जरूर हिसाब देना पड़ेगा जो कुछ संभल में हुआ है। और संभल में अगर कोई एफआईआर हुई है, कोई जांच हुई है और उनमें किन्हीं लोगों के नाम थे, और उनमें से अगर कोई भी जिंदा है, तो अब उसके भी बच पाने की संभावना नहीं है, क्योंकि एक बार जब जांच रिपोर्ट आएगी सामने और उसमें खामियां पाई जाती है, तो निश्चित ही प्रदेश सरकार दोबारा से उन तथ्यों को खंगालने का आदेश जारी करेगी, और हो सकता है दोबारा से मुकदमा भी खुल जाए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका ऐसा है कि कोई भी उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है, उनके बारे में भविष्यवाणी करने की तो बात ही अलग है। तो अब उन अपराधियों और उन दंगों में शामिल लोगों के परिवारों में खलबली मची हुई है, उनके अंदर एक डर का माहौल है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अच्छे शासन के 3 गुण अवश्य बताए गए हैं, और वो क्या है कि दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा न्याय न कोसे च संप्रवर्ति। यानी कि सबसे पहला जो राज्य का काम है, प्रशासन का काम है, राजा का काम है, वो है अपराधियों को दंडित करना, वो किसी भी तरीके के अपराधी हो। और ये काम करने में पूरे भारत में अगर देखा जाए तो कोई मुख्यमंत्री इसमें अव्वल है तो वो है योगी आदित्यनाथ। उनके ऊपर तमाम सवाल उठाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उनके खिलाफ याचिकाएं डाली जाती है, लेकिन दुर्जनों को दंड देने में उनका कोई सानी नहीं है पूरे भारत में। बाकी किसी राज्य में आपको इस तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होते नहीं दिखेगी। हालांकि बीजेपी के तमाम राज्यों में अच्छी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन उन सबसे कहीं आगे है यूपी का प्रशासन, कि यहाँ पर अपराधियों के अंदर खौफ का माहौल देखा जा सकता है। ये वही यूपी है जब सपा बसपा के शासन में यहाँ उस सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखने वाले जो अपराधी होते थे वो खुलेआम हथियार लहराते हुए घूमते थे। लेकिन अब तो अपराधी खुद दया की भीख मांगते हैं, वीडियो बनाकर दया की भीख मांगते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, हमें मारना मत, हमें बख्श दो, हमने अपराध किया है, हम माफी मांगते हैं, और अपने आप सरेंडर करने वो बाजे गाजे के साथ में थानों में पहुंच जाते हैं या कोर्ट में पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी कोर्ट से भीख मांगते हैं कि माई बाप हमारे बचा लो, उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में अगर हम पड़े तो हमारी खैर नहीं है। मुख्तार अंसारी, आपको याद होगा, पंजाब की जेल में कितने दिनों तक पड़ा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं उत्तर प्रदेश आया तो मैं खाक नसी हो जाऊंगा। और ऐसे अपराधियों को खाक नसी होना भी चाहिए, जिनकी वजह से समाज को कष्ट सहना पड़ता है, समाज के लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाती है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत दांव पर लग जाती है, उनकी कमाई हुई जो संपत्ति होती है उसको वो लोग लूट लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं। निश्चित ही संभल के दंगों के जो अपराधी हैं अब उनके नाम भी सामने आएंगे, उन्हें किन्होंने बचाया है उनके भी नाम सामने आएंगे, और उन सबको बचाने के पीछे कौन कौन नेता थे उनके भी चेहरे उजागर हो जाएंगे, सच सामने आकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।